अब हम लोग देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का दूसरा एप्लीकेशन। तो दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर स्टेट कैरिंग कंडक्टर। तो एक सर्कुलर स्टेट कैरिंग कंडक्टर है और उस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ। तो यहाँ पे हम लोग तीन अलग अलग केस देखेंगे, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला केस है वेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द कंडक्टर, यानी कि हम लोग के पास एक कंडक्टर है वो सर्कुलर शेप का है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग के पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। अब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये हम लोगों के पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं इस सिलेंडर के आउटसाइड। तो ये सिलेंडर रहा, इस सिलेंडर के आउटसाइड कोई एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप लोग को बताए थे तीन चीज, अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो आपको तीन चीज याद रखना है। सबसे पहला चीज कि आपको एक क्लोज्ड लूप चाहिए, ठीक। सेकेंड नंबर में करंट चाहिए कि उस लूप के अंदर करंट कितना जा रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो सबसे पहले इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने एक लूप बनाया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये डॉट डॉट जैसा सर्कल, ये एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है। अब इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड माने, देखिए करंट यहाँ पे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। कैसे होगा आप लोग को क्लासरूम में बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब हम लोग मान ले रहे हैं कि एक स्मॉल लेंथ का जो कंडक्टर है वो यही है, ठीक है। स्मॉल लेंथ जो हम लोग मानते हैं, डीएल लेंथ भी यही मानते हैं। तो डीएल और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक ही ओर होता है। आप एक चीज याद रखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो एम्पियर सर्किटल लॉ का पढ़ेंगे, हमेशा बी और डीएल का डायरेक्शन जो रहेगा वो एक ही दिशा में रहेगा, ठीक है। अब देखो, लेट आर बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल रहा है कि मान लेते कि आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का इस सिलेंडर के एक्सिस से, जहां पे हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बी एंड डी एल आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड और डी एल दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे करंट हम लोग को फाइंड करना आसान है। ये पूरे देखो इस लूप के अंदर बस करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है आई। हमको पूरा करंट मिल गया। हम लोग को तो लूप तो पहले ही मिल गया, क्लोज लूप पहले ही मिल गया। बस अब हम लोग को क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग क्या पढ़े थे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब बी डॉट डी एल बराबर क्या होता है, बी डी एल कोस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 पुट कर दिए। अब क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर कर देते। तो कांस्टेंट टर्म हम लोग का बी था, बी बाहर कर दिए। अब बच गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब ये डी एल क्या था, ये डी एल हम लोग का स्मॉल लेंथ था, ठीक है। तो अगर हमको पूरा लेंथ चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा। अब डीएल जो था वो याद करो कि सर्कुलर शेप का एक छोटा सा हिस्सा था। तो पूरे सर्कल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे 2 पाई आर, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे था तो हम लोग लिख लिए ये जो डीएल आया इसे डीएल का वैल्यू लिख लिए 2 पाई आर। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकालिए तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का वैल्यू ज़्यादा है और ये कैपिटल आर का वैल्यू कम है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखो आर देखो और बी देखो, दोनों के बीच देखने के बाद रिलेशन ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के साथ घटते जाएगा। यानी कि सिलेंडर के एक्सिस से हम जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटते चला जाएगा। केस नंबर 2, वेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये पॉइंट P कहीं हम लोग को इस जगह पे था। अगर पॉइंट P यहाँ पे ना होकर के देखो एकदम इस जगह पे होता, एकदम इस सरफेस पर भी, यानी इस जगह पे पॉइंट P होता। तो इस जगह पे पॉइंट P होने से क्या होता है, देखो ये R जो है इस सिलेंडर का रेडियस है, ये R।
और ये r उस टाइम कहाँ पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था। तो अब अगर ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो बाकी कुछ भी चीज़ नहीं होगा, सारा फार्मूला सेम रहेगा। तो म्यू नॉट I बटा 2πr हमने क्या कर दिया, बस यहाँ पे ये स्मॉल r जो दिख रहा है, अब यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। देख लो ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। मेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द कंडक्टर। अब थर्ड कंडीशन ये है कि अगर यदि वो पॉइंट P जो है इस कंडक्टर के अंदर आ जाए, तो देखो पहला केस था हम लोग का कहीं आउटसाइड था, दूसरा केस ये था किसके सरफेस पर था, तीसरा केस ये आ रहा है कि अब ये जो P है वो अब आ गया है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो डिस्टेंस r है, ये r जो है अब ये वाला हो गया। अब सिलेंडर का रेडियस कितना है, देखो ये वाला दिख रहा है ये रेडियस। तो अब निश्चित तौर पर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये स्मॉल r का वैल्यू जो है वो कम आएगा और ये कैपिटल R का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो अगेन हम लोग वही चीज़ अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ का, तीन चीज़। तो सबसे पहले हमको क्लोज लूप चाहिए, हमने एक क्लोज लूप ड्रॉ कर लिया, ये क्लोज लूप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब B और DL दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, तो आप देखो ध्यान से, ये I करंट जो जा रहा था ये पूरे कंडक्टर में जा रहा है, लेकिन हमें तो बस इतना सा हमें पता करना है कि ये जो क्लोज लूप है इस लूप में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस खाली करंट को फाइंड करना ही सबसे बड़ा चीज़ है और कुछ भी नहीं। तो लेट ए सर्कुलर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच करंट I इज फ्लोइंग। तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया इज गिवन बाय, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट जा रहा है उसको हम लोग बता सकते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे देख लो कि ये जो शेप दिख रहा है आप लोग का, ये जो शेप दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सिलेंडर का नीचे वाला सरफेस दिख रहा है और ये जो है सर्कल शेप का है। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है I, यानी कि अगर इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आएगा पाई बड़ा R का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई बड़ा R का स्क्वायर में कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान से, पाई R स्क्वायर में करंट जा रहा है I, तो 1 मीटर में कितना जाएगा, तो 1 मीटर में हम लोग निकालेंगे I बटा पाई R स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए कि इस एरिया में कितना करंट जा रहा है, तो इसका एरिया है पाई इंटू स्मॉल R स्क्वायर। तो जब 1 यूनिट का पता चल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये पाई R स्क्वायर एरिया में कितना जाएगा। तो 1 यूनिट में इतना, तो पाई R स्क्वायर में कितना जाएगा, तो 1 बटा पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पाई के साथ पाई कटा, अब यहाँ पे वैल्यू आया I R स्क्वायर बटा R स्क्वायर, यानी कि करंट जो जा रहा है हमारा इस लूप के अंदर उसका जो वैल्यू आया है वो है I R स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट एरिया में देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट जा रहा है, I बटा पाई R स्क्वायर। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है यूनिट एरिया में वो फ्लो हो रहा है I बटा पाई R स्क्वायर। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, तो अब लूप के अंदर कितना करंट जाएगा, तो लूप के अंदर करंट जाएगा I R स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे लिख लिया I R स्क्वायर बटा R स्क्वायर। तो अब हम लोग को अप्लाई करना है एम्पियर सर्किट लॉ। तो अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इनटू करंट। अब करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो करंट हम लोग के पास इतना जा रहा है I R स्क्वायर बटा R स्क्वायर, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब B डॉट DL बराबर हम लोग लिख लिए B DL cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, बराबर इधर राइट साइड एज इट इज छोड़ दिए। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं, तो B कांस्टेंट था, B को बाहर कर लें तो बच गया DL, तो DL को रहने दिए, राइट साइड कोई छेड़खानी नहीं, जैसा था वैसे ही छोड़ दिए। अब ये DL क्या था, DL हम लोग का स्मॉल लेंथ था, तो पूरा लेंथ अगर यदि हम निकालना चाहते हैं लूप का, तो पूरा लेंथ कितना आ जाता, 2 पाई R। तो हमने वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दिया 2 पाई R। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस 2 पाई R को राइट साइड ले आते हैं, तो 2 पाई R को राइट साइड ले आए तो हम लोग कुछ वैल्यू ये दिखा। अब जो चीज़ कटने वाला था उसको हम लोग काट दिए, तो इस R के साथ ये R काट दिए। अब हम लोग के पास क्या बचा, म्यू नॉट I R बटा 2 पाई R स्क्वायर। तो B बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू I R बटा R स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा सजा के लिख दिए। अब यहाँ पे जो R का वैल्यू है, ये बड़ा R का वैल्यू ज़्यादा है और छोटा R का वैल्यू कम है।
अब यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला है, देखो इस जगह पे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला, ये स्मॉल आर दिख रहा है, तो ये स्मॉल आर क्या हुआ कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ये आर जितना ज्यादा होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ज्यादा होते जाएगा। तो अभी जो फॉर्मूला मिला यहाँ से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन ये मिला कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इस आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो देखो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ होगा, फिर यहाँ से जैसे जाएंगे फिर बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और बढ़ते ही चला जाएगा, तो इस आर का वैल्यू बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसा कहाँ तक होगा, यहाँ से चलते 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 इस सरफेस तक जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा इस आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा। हाँ, बट जैसे ही हम यहाँ से इस सरफेस से बाहर की ओर जाएंगे तो धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। तो इस चीज को मैं आप लोगों को एक ग्राफ के थ्रू दिखाता हूँ। तो देखो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि सिलेंडर के इनसाइड, ठीक है, ये रहा सिलेंडर के इनसाइड, और यहाँ से जो इधर दिखा रहा है वो दिखा रहा है सिलेंडर के आउटसाइड। तो सिलेंडर के इनसाइड हमको क्या दिख रहा था कि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ रहा था मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा था, तो ये एक्सिस हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का है और ये जो एक्सिस है वो डिस्टेंस वाला है आर वाला। तो जैसे जैसे इस आर का वैल्यू बढ़ेगा सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगा। तो देखो आर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू धीरे 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 बढ़ रहा है और बढ़ते चला जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो सरफेस पर, सिलेंडर का सरफेस जाएगा, वहां तक जितना मैग्नेटिक फील्ड होने का रहेगा बढ़ने का रहेगा उतना बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर यदि सिलेंडर के सरफेस से हम बाहर की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा और इसी तरह घटते घटते चला जाएगा। तो ये रहा ग्राफ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा ग्राफ।